जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछला वाला वीडियो में हम बता चुके थे प्रश्न संख्या 3 1 से लेकर 3 तक, और इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं। और ये हमारा जो वीडियो है पार्ट 2 का वीडियो है, प्रश्नावली 1.2 का, क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 का पार्ट 2 का वीडियो होगा। और यदि पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक जो कि बारीकी से बताया हुआ है, तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 का वीडियो है। ये पूरा अध्याय को आज करेंगे क्या, समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन कितना से 3 नंबर से। उस क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके थे 1 और 2 को। और यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि उसमें बताया हुआ है बहुत ही बारीकी और सरल भाषा में। तो चलिए इसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं। 3 का क्वेश्चन हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके HCF और LCM ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 12, 15 और 21 का। तो चलिए इसको बनाते हैं, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है भैया 3 का 1। 3 का कितना है 1। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ये लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 से भागा लगाएगा तो कितना बार में आएगा 6, और ये जाएगा 2 से भागा लगेगा तो 3, और ये 3 जो है अभाज्य संख्या है तो ये भागा अब नहीं लगेगा। इसको हम बोल सकते हैं 3 से भागा लगेगा तो ये कितना आएगा 3 एकम 3। चलिए 15 को तोड़ते हैं। 15 को तोड़ेंगे, ये लग जाएगा कितना बार में 3 बार में। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 बार में लगेगा तो 1। और इसको तोड़ेंगे 21 को, तो ये हमारा हो जाएगा 3 बार में आ जाएगा 7 या 21, और ये 7 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 पर पावर। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 कितना गुना में है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2, और ये हो जाएगा गुना 3 और गुना ये हो जाएगा 1। और 15 बराबर क्या होगा, 15 बराबर होगा 3 गुना 5 और गुना 1, और 21 बराबर होगा 3 गुना 7 गुना में 1 होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे HCF बराबर जो निकल के आएगा, HCF जो हमारा होता है, तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में कौन सा जो है संख्या बराबर है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और कोई संख्या जो नहीं है बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिर्फ हमारा जो बराबर तीनों में है 3 है, और 3 के अलावा कोई संख्या बराबर नहीं है, मतलब कि कॉमन नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर HCF कितना है 3 है। और यहाँ से बोलेंगे LCM बराबर, यहाँ बोलेंगे अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर क्या हो जाएगा। तो LCM बराबर जो होता है मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 पर पावर 2 गुना में 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 पर पावर 1 है, कुछ नहीं पावर है तो कितना है 1 है। तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 पर पावर 1 है, और 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो तीनों में कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं 3, और बाकी जो संख्या बच जाता है उसे लिखेंगे। ये हो जाएगा गुना में 5, 5 पर पावर 1 गुना में 7, और जब इसको गुना करेंगे तो वो जाएगा हमारा LCM आएगा। तो 2 पर पावर 2 का कहने का मतलब होगा 2 गुना 2 करेंगे तो 4, और ये कितना आ जाएगा गुना में 15 और गुना में कितना आएगा 7, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60 और गुना 7, और जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 42, और ये आ जाएगा 0, यानी कि 420। तो हम यहाँ से बोल देंगे इसलिए HCF हमारा जो आया 3 और LCM जो आया 420, यही हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा
17, 23 और 29। तो ये तीनों जो है एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और कितना है? 29। तो यहाँ से बोलेंगे हम क्या, 17 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 बराबर क्या हो जाएगा? 17 गुना में 1, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में गुना कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। और यहाँ से बोलेंगे 23 इक्वल टू, ये भी 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में गुना कितना होगा? 1 से होगा। कुछ नहीं गुना रहता तो कितना से रहता है? 1 से। अब यहाँ से बोलेंगे 29 बराबर हो जाएगा 29 गुना में 1। तो 29, 23 और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमारे साथ कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ से बोलेंगे एचसीएफ बराबर कितना आएगा? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कुछ कॉमन नहीं होगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से बोलेंगे एचसीएफ बराबर 1 होगा। और यहाँ से बोलेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? तो 17 और 23, 29 तीनों में मतलब कि कॉमन नहीं है, तो एलसीएम जो होता है, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं और जो बच जाता है उसको सभी को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि ये संख्या जो है तीनों में अलग अलग है, तो तीनों को लिख लेंगे। और ये हो जाएगा बराबर में कितना, जब गुना करेंगे तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 23 गुना में 17, तो 7 21, बाकी 2 बच गया, सदुना 14 और सदुना 14 और ये हो जाएगा 3, 14 3 सदुना 14, 14 3 हो जाएगा 17, 17 2 19 और 1 गुना 2 तो 2 और 2 1 3, 391 और गुना करेंगे कितना? 29। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 नंबर 81 का 1 और 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 28 35, 27 और 28 कितना हो जाएगा? 27 और 9 नंबर 81 और बच गया 8 और 9 27, 27 और 8 हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 2, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 7, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 8 5 13 और 7 3 10, 10 1 11। तो ये जो आएगा एलसीएम हमारा 11 33 9। चलिए इसको यहाँ पर बोलेंगे अतः एचसीएफ बराबर 1 होगा और एलसीएम जो आएगा 11 33 9, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए बहुत ही आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो चलिए इसको बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड में करते हैं व्यक्त। तो 8 को जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से भागा लेगा तो 4, ये फिर से आ जाएगा 2 बार में, तो 2 दूना 4 और ये 2 से आएगा तो 1, फिर से 9 को तोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा? 3 बार में भागेगा, 3 तिया में 9, 3 एकम 3, और जब 25 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा क्या? 5 बार में 5 5 25 और ये आ जाएगा 5 बार में 1। तो यहाँ से लिखेंगे 8 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2 पर पावर 1 2 3, 2 पर पावर कितना होगा? 3 और गुना में 1, और 9 बराबर क्या आ जाएगा? 3 पर पावर 2 और गुना में कितना आएगा? 1, और ये 25 बराबर कितना आ जाएगा? 5 पर पावर 2 और गुना में 1। जितना गुना में होता है उतना पावर हो जाता है। 3 का गुना कितना था? 2 बार, तो 3 पर पावर 2, 2 का कितना गुना था? 3 बार, तो 2 पर पावर 3। तो ये क्लास 8 में पढ़ने का होता है घात तथा घातांक का नियम, तो इसको बोलते हैं पावर। तो चलिए आपको बेसिक आपको समझ में आता होगा, यदि नहीं आता है तो बेसिक वाला अगर हमारा वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, गणित शुरुआत से सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बोलेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ इक्वल टू क्या आएगा? एचसीएफ हमारा जो है कॉमन होगा, तो इसमें कौन सा संख्या कॉमन है तीनों में? तो तीनों में जो सिर्फ 1 है जो कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा होगा 1, और एलसीएम जो होता है जो बच जाता है संख्या उसे लिखेंगे जिसका कॉमन नहीं है। तो 2 3 5 सब अलग संख्या है, तो इसे बोलेंगे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2
3 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2 और इसको कर लेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 गुना 25 नमा 2 25, और जब इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 पच्चे में 40 के 0 बाकी 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20, 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 1800 आ जाएगा हमारा एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 1800। यहाँ से बोलेंगे अतः HCF बराबर 1 और एलसीएम हमारा कितना आ गया 18 इकाई सैकड़ा हजार 1800 आ गया हमारा, कितना आ गया 1800। तो यही हमारा जो है राइट आंसर 1800 हमारा हो गया एलसीएम। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा, और यदि नहीं आए कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने से मतलब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 का क्वेश्चन क्या है, 4 का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिहार बोर्ड जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। HCF 306 और 657 का जो HCF दिया हुआ है 9 है, दो गो संख्या है 306 और 657 का HCF जो दिया हुआ है 9 है। तो हमको बताना है एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, मतलब कि दोनों को संख्या दिया हुआ उसका HCF दिया हुआ है 9 और हमको जो पूछ रहा है एलसीएम दोनों संख्या का एलसीएम क्या आएगा। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको चलिए बनाते हैं। चार का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे गिवेन दैट दिया है कि HCF 306 और 657 का जो दिया हुआ है 9, HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9, और हमको बताना है एलसीएम 306 और 657 का कितना आएगा। HCF 9 और एलसीएम बराबर वाट, मतलब हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ पर बोलेंगे चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि, बी नाउ दैट का मतलब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि। तो एग्जाम में अगर इस तरह से लिखिएगा गिवेन दैट बी नाउ दैट, तो एग्जामिनर बहुत खुश होकर आपको एग्जाम में नंबर जो है फुल मार देगा, फुल में फुल दे देगा। तो ये सब चीज़ें को यूज करना है वहाँ पर एग्जाम हॉल में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बी नाउ दैट, और बी नाउ दैट क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और ये वाला फार्मूला हम पिछले वाला वीडियो में बहुत ही अच्छा से बता चुके हैं, तो उसको जाकर आपको वहाँ से देख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर HCF गुना में LCM। HCF गुना में क्या होता है LCM, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आता है मासा और लासा के गुणनफल के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, मासा और लासा के बराबर आता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, पहली संख्या जो दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या जो है 657 है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, पहली संख्या हमारा है 306 और दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे 306 और गुना में 657 और बराबर जो होगा HCF गुना LCM। तो HCF हमारा कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ से 9 हो जाएगा और गुना में LCM हमको निकालना है, LCM हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे LCM बराबर, LCM को उधर ही रहने देंगे और 9 को जब बराबर की साइड लेंगे तो ये है गुना में, 9 है इधर गुना में, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा बटा में। यहाँ से बोलेंगे LCM बराबर 9 बराबर की साइड आएगा तो होगा बटा में 306 गुना में 657 और बटा में कितना हो जाएगा 9। इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यह 9 इधर गुना में, बराबर की साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा, बटा में। तो यहाँ से करेंगे क्या, 9 से काट लेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। तो कितने बार में जाएगा 9 से, ये करेंगे 9 एक कम 9, और ये हो जाएगा 7 63 हो जाता है, 7 63, और बचेगा कितना, बचेगा कितना 2, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में 27, ये हो जाएगा 9 में 27। तो यहाँ से बोलेंगे एलसीएम बराबर 306 और गुना में 73, और जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 306 और गुना में 73, तो ये जगह 6 18 और 3 गुना 0 तो ये 18, और ये हो जाएगा 3 में 9, 6 7 42, और गुना 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7 में 21, ये हो जाएगा 8, 2 1 हो जाएगा 3, 9 4 हो जाएगा कितना 3, ये 2 और ये 2। तो बोलेंगे एलसीएम बराबर 22 33 8, तो यही हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आराम तरीके से बना चुके हैं, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है, और यह है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में, बिहार बोर्ड इसको बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है समझने का है, क्या है, समझने का। 5 का जो क्वेश्चन है, 5 का जो क्वेश्चन है समझने का है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमको पता लगाना है कि 6 पर पावर n अंक, 6 पर पावर n अंक कहने का मतलब ये हुआ कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो यदि हम n की जगह एक प्राकृतिक संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे, प्राकृतिक संख्या, n बराबर जो लेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो n बराबर यदि हम प्राकृतिक संख्या एक बारी बारी से रखेंगे तो क्या 6 का जो 6 का जब गुणन 6 का जब प्राकृतिक संख्या का जब पावर रखेंगे तो उसका जो है कभी भी 0 पर समाप्त हो पाएगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 पर पावर n कहने का मतलब ये हुआ कि n का मान यदि प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो इसका जो है मान क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर रखेंगे n की जगह कितना 1, तो यह आ जाएगा 6, और यदि रखेंगे 6 पर पावर 2 तो यह हो जाएगा 6 छक 36, और जब भी फिर से रखेंगे 6 पर पावर 3, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, तो यह आ जाएगा 6 छक 36 और गुना में कितना 6। तो ये कभी भी लगता है कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 0 पर समाप्त होने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले इसका गुणनखंड करना होगा। 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना में 3 आएगा, और पावर कितना आएगा n, 2 गुना पावर कितना आएगा 2 गुना 3 और पावर n आएगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड है 2 और 3 का गुणनखंड है, और इसको जो है 0 पर समाप्त होने के लिए इसका जो गुणनखंड चाहिए 2 गुना 5 चाहिए, तभी ये जो है संख्या होगा 0 पर समाप्त होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 6 का गुणनखंड जो है 2 गुना 3 है, इसीलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। और यदि 2 गुना 5 रहता यदि ये संख्या तो 0 पर समाप्त होता, लेकिन ये संख्या नहीं है तो ये 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारा रहा आंसर 5 का उत्तर। 6 पर पावर n, ये पावर कितना है n है, यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा n, 6 पर पावर n जो है उसका गुणनखंड जब करते हैं तो 2 गुना 3 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड है। 6 पर पावर n का जो है 2 गुना 3 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है, यानी कि 0 पर समाप्त होने के लिए उसका जो गुणनखंड कितना होना चाहिए 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। अतः 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को
समझ चुके होंगे, और यदि नहीं समझ में आ चुका है तो कुछ क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 का छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये संख्या और ये संख्या हमको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या। और इसको हम अच्छे तरीके से बताए हुए हैं बेसिक वाला वीडियो में, जो परिभाषा जितना सारा है भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या, तो उसको अगर नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है कि उसमें से कौन सा भाज्य संख्या कौन सा भाज्य संख्या। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्यों होगा, इसका जब काम करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, तब बोलेंगे वो अभाज्य संख्या है। तो चलिए 6 का आंसर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर बोलेंगे क्या, माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको मान लेंगे a, और यहाँ से बोलेंगे बराबर, ये यहाँ पर से 13 कॉमन लेंगे, 13 क्या हो जाएगा कॉमन, तो इसमें बचेगा 13, जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 गुना 11, और 13 को उठा लिए तो यहाँ से 13 हट जाएगा, और यहाँ प्लस 13 को कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 1। अब यहाँ से बोलेंगे 13, और जब 7 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा 77, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 13, और 77 प्लस से कितना होता है 78, तो यहाँ से बोलेंगे 73 गुना में 78, और इसको भी और भी लिख सकते हैं 13 गुना में 13 और गुना में 6, 13 6 का 78, तो यहाँ पर बोलेंगे और गुना में 1 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ये क्या संख्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका गुणनखंड जो है बहुत मतलब 1 के अलावा कोई अन्य संख्या भी है, तो इसीलिए ये हो जाएगा क्या भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 के क्या है गुणनखंड है, मतलब यहाँ पर बोलेंगे क्या कि 1 को छोड़कर अन्य एक संख्या जो है गुणनखंड है, तो यहाँ से ये इसलिए यह हो गया क्या भाज्य संख्या, ये इसलिए यह क्या हो गया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, तो यहाँ पर एक और खुद से मतलब कि और अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे यह कौन सा संख्या है भाज्य संख्या। चलिए अगला देखते हैं, और अगला ये क्या संख्या, इसको मानेंगे b, और b बराबर हो जाएगा ये संख्या, और इसमें बोलेंगे क्या यहाँ पर 5 और यहाँ से 5, ये हमारा कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 5 कॉमन, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना में 3 गुना में 1 प्लस 1, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 1, और यहाँ से 5 उठा लिए तो ये हट जाएगा, और यहाँ से बोलेंगे जब इतना को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1008, 1000 कितना आएगा 8 आएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1, और जब इसको 5 गुना में 1008 प्लस में 1 करेंगे तो 1009 आएगा, 1009 आएगा। और यहाँ पर भी बोलेंगे कि 1 के अलावा कोई अन्य संख्या जो है गुणनखंड है, तो इसीलिए ये भी कौन सा संख्या है भाज्य संख्या है, तो यहाँ बोलेंगे अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 क्या है गुणनखंड है, इसीलिए भी ये भी संख्या कौन है भाज्य संख्या है। तो इसमें हमको बताना था कि भाज्य क्यों है, तो आशा होगा कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 7वां क्वेश्चन जो हमारा है लास्ट है। 7वां का क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार क्या है पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट ही लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत ही ईजी है, और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो पहले इसको समझ कर बनाते हैं। चलिए वृत्ताकार पथ ले लेते हैं,
एक लेंगे क्या, वृत्ताकार पथ। ये हमारा हो गया वृत्ताकार पथ। और यहाँ से क्या करता है, सोनिया और रवि इसको चक्कर लगाता है और एक ही बिंदु से, यहाँ बोलेंगे ए मान लेते हैं, कुछ ए बिंदु है और यहाँ पर जो है एक सोनिया है एक रवि है, तो दोनों जो है एक चक्कर लगाता है और एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में जाता है। दोनों कौन सा दिशा में जाता है, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में चक्कर लगाता है। तो सोनिया को जो लगता है कितना मिनट लगता है, सोनिया को लगता है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। तो यहाँ से बोलेंगे सोनी को लगता है 18 मिनट, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट और रवि को जो लगता है 12 मिनट। एक चक्कर पूरा करने में लगता है सोनिया को 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। तो मान लीजिए कि सोनिया एक चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाएगा तो उसका कितना मिनट होगा, 18 मिनट। और जब 18 मिनट होगा तो, और रवि मान लीजिए कि एक चक्कर लगाएगा तो कितना चक्कर, कितना देर में लगा लेता है एक चक्कर, 12 मिनट में। कितना चक्कर में, कितना मिनट में, 12 मिनट में। तो 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। तो पहले कौन पहुंचेगा, रवि पहुंचेगा या सोनिया पहुंचेगा, तो पहले पहुंचेगा क्या, रवि, क्योंकि रवि को पहले कम समय लगता है तो वह स्पीड से जाएगा। और सोनिया जो जाता है 18 मिनट में, तो जब रवि अगर यदि एक चक्कर पूरा कर चुका होगा तो सोनिया जब उसके पीछे होगा, क्योंकि रवि जो है पहले पहुंचेगा और सोनिया जो है बाद में पहुंचेगा। तो यदि मान लीजिए कि 12 मिनट हुआ तो सोनिया अभी कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा, रास्ते में ही रहेगा सोनिया, और रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो जब सोनिया यहाँ होगा और रवि यहाँ होगा तो ये सोनिया जो है 18 मिनट, जब मतलब कि 12 मिनट में मान लीजिए यहाँ होगा तो 6 मिनट में यहाँ जाएगा। तो रवि जो यहाँ आ चुका होगा तो रवि जो है 6 मिनट के बाद कितना जाएगा, 6 मिनट आगे चलाएगा। 6 मिनट कहाँ आएगा, आगे। तो यहाँ से बोल देंगे क्या, 12 मिनट और प्लस कितना, 18 मिनट और 6 मिनट क्या ज़्यादा, 6 मिनट रवि जो है ज़्यादा चल जाता है तो वो एक ही स्थान पर मिलना चाहिए। तो 6 मिनट के बाद रवि यहाँ पर आ चुका होगा तो सोनिया को आने में यहाँ पर 18 मिनट लगता है। तो कितना मिनट के बाद फिर वो दोनों एक ही जगह पर मिलना चाहिए। तो एक ही जगह पर 6 मिनट के बाद मिलेंगे। कितना मिनट के बाद मिलेंगे, 6 मिनट के बाद, क्योंकि 6 मिनट के बाद यदि सोनिया यहाँ पर पहुँचेगा तो रवि 6 मिनट आगे जा चुका होगा। और रवि जो है 6 मिनट आगे जा चुका होगा तो सोनिया जो है 6 मिनट आने में लगेगा उसको। तो यहाँ से बोलेंगे 6 मिनट जोड़ देंगे, 6 मिनट क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो टोटल जो समय आएगा वो प्रारंभिक बिंदु दोनों एक ही स्थान पर जो है मिल जाएगा उतना समय में। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा 18, 18 18 कितना हो जाएगा, 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट में जो है दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। कौन सा बिंदु पर मिलेंगे, एक ही बिंदु पर। कितना मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद। तो यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं एलसीएम लेके। यहाँ से लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट दिया है कि सोनिया को जो लगता है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और रवि को जो लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट। तो यहाँ से बोलेंगे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे क्या, दोनों का एलसीएम। सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय, तो समय बोलेंगे क्या, HCF। हमारा मासा जब निकालेंगे तो आ जाएगा HCF 18 और 12 का। HCF क्या हो जाएगा, 18 और 12 का। मिलने का समय जो होगा HCF 18 और 12 का। तो HCF और 18 और 12 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 3 गुना में 3, और 12 का जब करेंगे तो 2 गुना में 2 और गुना में 3। तो यहाँ से जो आएगा HCF नहीं, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM, सॉरी यहाँ पर LCM निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, LCM। LCM यदि निकालेंगे तो इसका जो है प्रारंभिक स्थान पर जो है क्या मिलेगा, ये एक ही मतलब कि बिंदु पर मिल जाएगा। कितना समय के बाद, LCM 18 और 12 का, LCM 18 और 12 का। तो यहाँ से बोलेंगे LCM बराबर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 पर पावर, यहाँ पर 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 गुना में
ये 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 पर पावर 2। तो ये जो आएगा 2 पर पावर 2 यानी कि 4, और 3 पर पावर 2 का मतलब हो गया 9। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो 36 मिनट आएगा आंसर। 36 मिनट बाद जो है रवि और सोनिया एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको ऐसे समझ के भी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और ये पूरा क्वेश्चन 1.2 को समाप्त कर चुके हैं, और इससे पहले भी 1.1 को पूरा समाप्त कर चुके हैं। और यदि वो वीडियो वाला नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं।